पहले 10% होती थी, अब 24% तक इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में ये लोग कर सकते हैं। तो इसका भी एक लाभ ये उनको सबको दिया जाएगा। कुछ फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसमें हमारे फिस्कल डेफिसिट उसको कंट्रोल में किया गया है, डेट टू जीडीपी उसको कंट्रोल में किया गया है, ताकि हमारे देश की जो अर्थस्थिति है वो मजबूत बनी रहे। कस्टम्स का मैंने बता दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बता दिया है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज जितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती हैं उस पर सुविधाएं दी जाएंगी। एक हमने अब देखा ही है कि जो दुनिया के देशों में FTAs फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खास करके USA का जो एक टेंगल 6 महीने से फंसा हुआ था, वो भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत आसानी से और जिसको साइलेंटली एक डिप्लोमेटिक ढंग से उसमें से हम लेकर के आए हैं। वो सब देश को भी अच्छा लग रहा है, दुनिया के लोग भी यानी हैरान हो रहे हैं कि भारतवर्ष ने, कभी भारतवर्ष के बारे में सोचा जाता था कि कमेंट करते थे लोग कि इनकी जो लुटिया डूबी के डूबी या इनकी बस बैठ गई है, कोई भी वाक्य प्रयोग करते थे। आज भारतवर्ष की बस में चढ़ने वाले दुनिया के बहुत देश हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक प्रमोशन मिला है हमारी इकोनॉमी को। एक्सपोर्ट में खास करके लेदर और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, इसमें भी बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। कल ही मैं पानीपत में था, तो पानीपत के लोग स्पेशली धन्यवाद करने के लिए उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया वहाँ पर, क्योंकि हमारे हरियाणा में पानीपत ही सबसे बड़ा उद्योग का टेक्सटाइल का वो है। यहाँ पर भी अपने यहाँ भी टेक्सटाइल होगा ना? हाँ, तो टेक्सटाइल उद्योग देश के हर प्रदेश में ये बढ़ने वाला सेक्टर हो गया है। ईज ऑफ लिविंग रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भी बहुत से ऐसे नियम कायदे कानून डीरेगुलेट करने के लिए और पिछली स्कीमों में हमने रिफॉर्म किए हैं, अब आगे भी जारी रहेंगे कि लोगों को काम करने में सरकारी जो दखलंदाजी है उसको हम कैसे कम करें ताकि लोगों को सुविधा ज़्यादा मिले। हम एक ही बात का ध्यान कर लें, जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पहले अपने सर्टिफिकेट का टेस्ट कराने के लिए किसी गजटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, और उन्होंने आज से कुछ साल पहले कहा था कि नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन चलेगा, और कितना बढ़िया ढंग से देश में चीज़ें चल रही हैं। ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स हैं कि फाइलें जो इधर से उधर घूमती हैं, महीने साल के साल लग जाते हैं, उसमें बहुत से जो है प्रावधान केंद्र सरकार के अंदर भी हो रहे हैं। प्रदेशों को भी कहा गया है कि उसके अंदर और करें। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन ये एक बड़ा विषय है। पहले जेल का प्रावधान हो जाता था, छोटी गलती हुई नहीं, डराया जाता था कि आपको इतनी जेल होगी इतनी होगी, कोई हमारे प्रावधान ही ऐसे थे। अब उसमें भी कम कर दिया कि बड़े से बड़ा भी कोई अपराधी खास करके फाइनेंशियल मैटर्स में होगा तो 2 साल से ज़्यादा जेल नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई दोषी बढ़ जाए, बल्कि लोगों का भय मुक्त करना ये बहुत ज़रूरी है। यानी कई बार बिना दोष के भी, और कई बार लोग फंसते हैं, वो फिर बाद में अपील करते रहते हैं। अपील के दौरान किसी प्रकार की पेनल्टी या इंटरेस्ट किसी चीज़ पर नहीं लगेगा। अपील में तो क्योंकि उसने अपील की हुई है, उसके हाथ में तो है नहीं। अब जितना जल्दी फैसला हो जाएगा, फैसले के बाद पेनल्टी लगती है तो उसका ब्याज लगे, लेकिन फैसला होने से पहले ब्याज का दर लगातार चालू हो रहा है और जितने साल उसका फैसला नहीं होता तब तक वो मीटर चलता रहे, उसको बैन कर दिया गया है। कोऑपरेटिव्स के सेक्टर को भी आगे काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आप लोगों को मिल सकती हैं। IT सेक्टर का मैंने पहले बताया ही है। इसी प्रकार हम अपने ग्लोबल बिजनेस को कैसे बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कैसे आए, उसके अंदर जैसे हमारी जो फॉरेन से डाटा सेंटर के लिए जो सर्विसेज के लिए लोग आना चाहते हैं, उनको टैक्स फ्री जोन में, टैक्स हॉलिडे जोन में उनको लाया गया कि किसी प्रकार का उनको टैक्स नहीं लगेगा, ताकि ज़्यादा डाटा सेंटर यहाँ आए। नए युग के लिए डाटा सेंटर बहुत बड़ा एक विषय बनने वाला है और उसमें पावर की भी खपत बहुत होगी जो पूरी कर दी जाएगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भी बहुत सी सुविधाएं इसमें बताई गई हैं, इसका भी मैंने पहले जिक्र किया है। और इसमें खासकर तौर पर अगर मैं छत्तीसगढ़ की को बात बची हो तो उसके अंदर लखपति दीदी ये कार्यक्रम देश में चला था। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना बनी है। छत्तीसगढ़ में भी 3,37,000 महिलाएं ये 1 लाख से ज़्यादा अब कमा रही हैं, लखपति दीदी के अंतर्गत ये आई हैं। सभी जिलों में कन्या छात्रावास की बात मैंने बता दी। जनजातीय समूहों के लिए
ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरीज, इसमें भी और संख्या बढ़ाई जाएगी। जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है कमजोर जनजातीय समूह, उसमें भी सड़क निर्माण के लिए और बिजली के कनेक्शन देने के लिए अधिक फंड का और ये प्रयोजन करने की बात ये कही गई है। जनजातीय स्कूलों में स्पोर्ट्स हब ये बनाए जाए, इस प्रकार का भी विषय आया है। मैं एक बात विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना जो भाषण दिया राज्यसभा में, तो उसमें विशेष तौर पर धन्यवाद में उन्होंने बात कही कि बजट के अंदर एक बात बताई गई है कि बस्तर का जिक्र उन्होंने किया। बस्तर, आपको जैसे पहले बताया गया कि मेरा बहुत संबंध रहा बस्तर में। मैं यहाँ चुनाव में 2003 में आया था और दुर्लभ ऐसे यानी क्षेत्र जिसको कहना चाहिए आतंकवाद क्या नक्सलवाद से ग्रसित, नारायणपुर हो, चाहे फिर आगे दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, सुकमा हो, इस सारे क्षेत्र में मैं इसमें घुमा हूँ। तो उस नाते से एक दिन की घटना बताता हूँ। मैं ये जो कांकेर से आगे कौन सा स्थान है, कोंडा गांव से चला और मुझे जाना था बीजापुर। मुझे नहीं पता था कि उस दिन कॉल दे रखी है बंद की, और मैं वहाँ से चला और रास्ते में कोई गाड़ी मिली नहीं, कोई कुछ मिला नहीं, और हमारी गाड़ी पर झंडा लगा कर हम चल रहे हैं। तो मैंने ड्राइवर को पूछा भी सही, मैंने कहा भी आज कोई गाड़ी दिख नहीं रही, कोई आदमी दिख नहीं रहा, क्या बात है? कि जी मालूम नहीं क्या है। आगे जाके रहा नहीं गया तो एक व्यक्ति को रोका और पूछा, पास में ही खड़ा था एक दुकान के पास, वहाँ पूछा जी क्या बात है? बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बीजापुर जा रहे हैं। आपको पता नहीं कि आज बंद की कॉल है? मुझे तो पता नहीं है। और ड्राइवर को मैंने कहा क्या करना है? अरे कोई बात नहीं जी चलते हैं। हिम्मत वाला ड्राइवर था। बीजापुर तक पहुँच गए, लेकिन बीजापुर में लोग आशा छोड़ चुके थे कि आज कोई आएगा। हम वहाँ पहुँचे, सब लोग हैरान हुए कि आप लोग यहाँ पहुँच गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, सही सलामत है। कुल मिलाकर उस क्षेत्र को मैंने देखा और उसमें इस बार ऐसे विकास के काम हो रहे हैं। शायद आज अपने होम मिनिस्टर भी वही मीटिंग ले रहे हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर विकास के काम, सड़कें बन रही हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन। यानी एक गांव में पिछले दिनों में पहली बार बस गई, लोग बस को देखने के लिए वहाँ आए कि बस कैसी होती है। और अब वहाँ खेलों में, स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, सेवाओं में, और लोग अपने आप, वो जो उस समय किसी भी रास्ते पर चल रहे होंगे, लेकिन आप आज अपने आप आके सरेंडर कर रहे हैं कि जी हमको मुख्य धारा में आने के लिए रास्ता दिखाओ कोई ना कोई। बहुत बड़ा एक योगदान ये हुआ है। तो इसका स्थिति की जो कल्पना है हम सब कर सकते हैं। तो ये सब विकास जो है देश के अंदर जो हो रहा है वो प्रदेश में भी हो रहा है। और इस सारे में ये जो ज़िंदगी है ये हमारी अच्छी प्रकार से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के टाइम जो कुछ होता था उसका हम सबको 10 साल 12 साल पहले जिनकी संभाल है उनको पता है कि उस समय क्या होता था। केवल आंकड़ों में खेला जाता था, ज़मीन पर कुछ नहीं होता था। यानी खर्च के लिए बजट नहीं होता था, और बजट ही नहीं होता तो खर्च करना क्या था। आज बजट की कोई कमी नहीं है, कितनी स्पीड से हमने आगे बढ़ाया है। उस समय तो बजट इतना संकुचित रूप से करते थे कि क्या खर्चें, क्या ओढ़े, क्या छोड़ें। एक शेर किसने लिखा है, ये कशमकश थी जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को काट फेंके या चादर बड़ी करें। तो इस नाते से उस समय ये दुविधाएं रहती थी। आज देश के बजट की स्थिति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी है। और 2047 को हम अपने देश को कैसे विकसित भारत की श्रेणी में लाएंगे, ये हम सब इसमें योगदान करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि और हम अपने जीवन में इन चीज़ों को देख सकें। इस प्रकार का सारा विषय शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।